Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn about Young's double slit experiment। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका यूज़ करके हम निकालते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका? मोनोक्रोमेटिक लाइट का। अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछे कि YDAC का मेन काम क्या है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये MCQs भी है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसकी बेसिक चीज़ें, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट इज द सिंगल वेवलेंथ एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी falls on two narrow slit S1 and S2 which are very close together acts as two coherent sources। अब ये चीज़ें थ्योरेटिकल है, डायग्राम में आपको ऐसी दिखेगी। ओके, सो क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे कि ये कोई लाइट सोर्स है। ये कौन सा लाइट सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ठीक है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर हम इसका कलर क्या बोलेंगे? एक ही है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोल रहे हैं हम? एक ही कलर की लाइट है। मान लो एग्जाम्पल इसका ले लेंगे हम लेज़र लाइट। सो अगर हमने यहाँ से लेज़र लाइट इमिट किया तो क्या हो गया? ये लाइट कुछ इस तरीके से इस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर कैसी बनेगी? एज अ प्लेन वेव फ्रंट। सो हमने क्या किया? हमने कार्डबोर्ड लिया, उसमें क्या किया? दो नैरो होल किए हैं, ठीक है। हमने क्या किया? एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें क्या किया है? दो नैरो होल किए हैं। देख सकते हैं आप, एक S1 है और एक S2 है। S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। ये स्मॉल d काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर AB से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैंने क्या बोला? स्क्रीन से लेकर स्लिट तक, यानी कि ये जो स्लिट है और ये स्क्रीन है इसका डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल D, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमने ध्यान में रखना है। तो स्मॉल d क्या हुआ? स्मॉल d हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट और डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस। और कैपिटल D क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो स्क्रीन डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्लिट डिस्टेंस। तो ये आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ये आप भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या नोट करेंगे? कैपिटल D इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल t। अगर कैपिटल D यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये होगा यहाँ पे 1 mm, ठीक है। ये बहुत 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? 1 मीटर के बराबर। ये 1 मीटर है और ये क्या है? 1 मिलीमीटर है। यानी स्मॉल d हमेशा छोटा होता है फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। और लैम्डा भी द क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्सेस। तो जैसे S1 से कोई लाइट निकलेगी और S2 से कोई लाइट निकलेगी तो क्या होगा? लाइट का एक क्रेस्ट और लाइट का एक ट्रफ आपस में क्या होगा? सुपर इम्पोज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते ये क्रेस्ट है और डॉटेड वाला क्या है? ट्रफ है। तो जैसे ही हमने यहाँ से कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेना है, जैसे इस पॉइंट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। इस पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये आया आपका क्रेस्ट और ये आया ट्रफ। तो क्या हुआ? आपस में सुपर इम्पोज हुआ। डिफरेंट है तो डार्क मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी पॉइंट मिला वो हमको कैसा मिलेगा? डार्क। अगर हम इस पॉइंट की बात अगर करें तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये एक क्रेस्ट हो गया और डॉटेड वाला क्या है? ट्रफ है, ठीक है। ये क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो ये सुपर इम्पोज हुआ तो क्या मिलेगा हमें? मिनिमम। यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, ये क्या है? क्रेस्ट और डॉटेड वाला क्या है? ट्रफ। आपस में सुपर इम्पोज हुआ या तो आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप हुआ, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? डिस्ट्रक्टिव, दैट इज अ डार्क। ये मिनिमम का ही मतलब क्या होता है? डार्क होता है। और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ब्राइट होता है। ये आप नोट कर लेंगे। मिनिमम यानी डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम यानी ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने डेफिनेशन पढ़ के रखी थी। व्हेन, अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते, व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव या तो ट्रफ ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ क्रेस्ट ऑफ वन अदर द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम मैक्सिमम की बात करेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम की बात करते हैं। ओके, सो ये मैक्सिमम का पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेस्ट कोइंसाइड विथ क्रेस्ट। तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम या तो ब्राइट पॉइंट, ठीक है। सो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो माइकल यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया बाय यूजिंग द स्लिट एंड द स्क्रीन।
ठीक है, ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का तरीका क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का तरीका कि हमने दो नैरो सोर्स यूज़ किए हैं, दो एक स्लिट यूज़ की है जिसमें हमने क्या की है, दो नैरो होल किए हैं, ठीक है। सो इनके होल के थ्रू जब लाइट जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, कोहेरेंट सोर्सेस। तो S1 S2 एक्टिंग एज अ कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो है ये इसे हम मिड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ d/2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ d/2। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा और इसका नाम होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड या तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब ये डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स दैट इज अ पाथ डिफरेंस और डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, जीरो। कैसे होता है हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए थ्योरेटिकल चीज़ें आप समझ लेंगे। तो ये जो थ्योरी आपको दी है, इतनी बड़ी थ्योरी, ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और जो मैंने एक्सप्लेनेशन अभी दिया है इस चीज़ों का आप अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अब क्या दिख रहा है आपको, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न है ये, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न या तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन या तो स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि लगातार आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, या फिर ब्राइट डार्क पैटर्न। ये क्या है, ब्राइट है तो ऊपर वाला क्या है, डार्क है। इस तरीके का पैटर्न क्या कहलाता है, स्टडी पैटर्न। स्टडी या तो सस्टेन, ठीक है। क्यों ऐसा, मिनिमम के बाद क्या मिनिमम आया क्या, नहीं, मिनिमम के बाद क्या आया, मैक्सिमम, यानी मिनिमम के बाद अगला वाला क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, यानी बदल क्या आ रहा है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होना चाहिए, ब्राइट डार्क के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ये मिनिमम है तो अगला मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम के बाद क्या आना चाहिए, मिनिमम। इस तरीके से जो पैटर्न मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। इसकी हमने कंडीशन भी पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, आप उसको अच्छे से डिटेल में अपनी कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई चीज़ है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक है और ये वाइट है, ठीक है, यानी ये जो मिनिमम है ये मैक्सिमम है, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस, ठीक है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। अब ये होल यहाँ पे रेक्टेंगुलर था तो फ्रिंज आपको ऐसी दिख रही है, ठीक है, फ्रिंज आपको कैसी दिख रही है, रेक्टेंगुलर दिख रही है। अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला बॉक्स कटा होता, यहाँ पे जो होल बना है ये अगर स्क्वायर, अच्छा इसको और डिटेल में समझते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसा होल कटा है, रेक्टेंगुलर कटा है, ठीक है। एक नैरो हमने होल कट किया है, यहाँ पे नैरो होल से जो लाइट जाएगी उससे जो इमेज मिलेगी, यानी मैं जो फ्रिंज बोल रहा हूँ, फ्रिंज मतलब क्या है, वो इमेज है, ठीक है। फ्रिंज का ही मतलब क्या है, इमेज है। अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कट किया है, रेक्टेंगुलर नैरो होल है, तो जो उसकी इमेज मिलेगी कैसे मिलेगी, रेक्टेंगुलर मिलेगी, यानी यहाँ पे जो हमें मिल रही है ये सब क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है या तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है। लेकिन ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस किसकी इमेज है, ये नैरो होल की, ठीक है। सो ये छोटी सी बात थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका डार्क, ये बीच में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये है इंटरफेरेंस पैटर्न। देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन के जरिए, ये आपको एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा है, इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन में आपको जो पॉइंट नंबर 1 दिया है कि ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें कैसे आती है आगे हम इसको देखेंगे, बट पहले इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो सेंट्रल ब्राइट बैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड या फिर सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, तो आप याद कर लेंगे सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट। सेंटर हमेशा कैसा रहेगा, ब्राइट रहेगा। क्यों ब्राइट रहेगा, क्योंकि उसका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये कंडीशन होती है। पॉइंट नंबर 2, द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू अ स्लिट इज मोर ब्राइट, ठीक है। फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू अ स्लिट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्लिट के कारण जो हमें फ्रिंज पैटर्न या तो फ्रिंज, यानी ही हमने क्या पढ़ा था, इमेज, नैरो होल अगर स्क्वायर है तो इमेज स्क्वायर मिलेगी, अगर नैरो होल अगर सर्कुलर है तो फ्रिंज हमें सर्कुलर मिलेगी, ठीक है ना। ये छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो मोर ब्राइट देन दैट ड्यू टू अ पॉइंट, ठीक है। ओके, इफ द स्लिट विड्थ आर अनइक्वल, ये चीजें आपको समझ जाएगी। द मिनिमम विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, जैसे कि आपने देखा था वहां पे मिनिमम कंप्लीटली पूरा डार्क था, तो यहाँ पे डार्क नहीं मिलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, डार्क उसका कम होगा, यानी मिनिमम पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा, कम, यानी
पूरा का पूरा, जैसे कि ये मैंने बोला, ये पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है। चलिए डार्क की बात कर रहे हैं हम, तो ब्लैक लेना चाहिए कलर हमने। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीटली डार्क दिख रहा है, कंप्लीटली ब्लैक दिख रहा है। लेकिन अगर स्लिट का विड्थ इक्वल नहीं रहा तो हमें कंप्लीटली डार्क नहीं मिलेगा। ये एमसीक्यूज था और ये भी एमसीक्यूज था, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फॉर अ वेरी लार्ज विड्थ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑकर्स, ठीक है। फॉर अ वेरी लार्ज विड्थ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑकर। पॉइंट नंबर 4, ओके। इफ वन स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विथ रेड लाइट, अब ये इंपॉर्टेंट है। एक स्लिट से, अब हमने बात किया था कि लाइट का सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी दोनों स्लिट से क्या आना चाहिए, एक ही कलर आना चाहिए, रेड्स आना चाहिए या फिर ब्लू आना चाहिए, जो भी कलर हो, सिंगल कलर की वेवलेंथ आनी चाहिए या फिर सिंगल कलर की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। बट यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, हमने कंडीशन में लिखा है अगर एक स्लिट से रेड लाइट आई एंड दैट अदर स्लिट इज इल्यूमिनेटेड ब्लू, ठीक है। एक स्लिट से रेड लाइट और दूसरे स्लिट से ब्लू लाइट, देन नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। ये भी आपका क्या है बच्चों, एमसीक्यूज। नेक्स्ट, अब ये एग्जाम में आपको कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इफ टू कोहेरेंट सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क इंस्टेड ऑफ ब्राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या बोला गया, इफ टू कोहेरेंट सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर उन सोर्स के जगह पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, यानी अगर उन लाइट के सामने, उन सोर्स के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये S1 है, ये S2 है, तो S1 के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज द सेंट्रल फ्रिंज इज इंस्टेड ऑफ ब्राइट। सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी, डार्क होगी ब्राइट होने के जगह पे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज है, हम इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिटेल में। तो ये सभी पॉइंट कहीं ना कहीं एमसीक्यूज है, तो मैं बोलूँगा इनको याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि ये सभी पॉइंट कैसे आते हैं डिटेल में। ओके, सो YDSC की ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है जिसमें हम अभी डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो कंसिडर अ स्लिट, ठीक है, कंसिडर अ स्लिट। ये क्या है, आपकी स्लिट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, स्लिट है। और ये क्या है, आपका स्क्रीन। स्क्रीन का नाम आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं, मैं इसको XY बोल देता हूँ। XY नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे X लिया है और यहाँ पे Y है तो कन्फ्यूज़न में आ जाओगे आप, तो मैं नहीं लिखता हूँ, कुछ भी नाम नहीं लिखता हूँ, ठीक है। ओके, सो कंसिडर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब यहाँ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स होगा, यहाँ पे तो सोर्स होगा ना बच्चों, तो यहाँ पे सोर्स होगा, सोर्स से एक लाइट आएगी S1 में और एक आएगी S2 में। तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। कंसिडर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट कमिंग फ्रॉम narrow slit S1 and S2 and incident on the screen at point P as shown in the figure, ठीक है। स्क्रीन, ये कैपिटल D की बात हम करने जा रहे हैं और हम साथ में स्मॉल d की बात करेंगे, ठीक है। द स्क्रीन एंड स्लिट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैपिटल D विच इज वेरी लार्ज। There is a small separation या फिर S1 and S2 are separated from each other by a distance D। या तो D की बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे, D is a, यहाँ से भी आप पॉइंट उठा सकते हो, D is a, small d is a distance between slit, ठीक है, और distance between the slit और distance between the two coherent sources। हाँ, ये स्लिट है, ये स्लिट है, स्लिट का ये विड्थ हो गया, तो स्लिट विड्थ भी बोल सकते हो आप। ओके, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड लैम्डा विद द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिटेड फ्रॉम सोर्स एंड y विद द पोजीशन ऑफ फ्रिंज। यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी आपकी, ये तो ब्राइट बनेगी, सेंट्रल ब्राइट बैंड बोल सकते हो आप, क्योंकि इसका पाथ डिफरेंस, ये तो फेज डिफरेंस लिखा मैंने, ये पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स भी 0 होता है, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ फ्रिंज और फ्रिंज हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम CBB, ये तीनों नाम कहीं ना कहीं अलग अलग बुकों में यूज़ किए जाते हैं। सो आपके एंट्रेंस में, आपके स्टेट में ये तीनों नाम मिल जाएंगे। सो आपने सभी नाम ध्यान में रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके छोटी छोटी बातें, जैसे कि अब मैं छोटी छोटी बातें कवर करने जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए क्या क्या बोलता हूँ। तो यहाँ से ये S1 वेव गई, ठीक है, और यहाँ से ये S2 वेव गई।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे S1P जो डिस्टेंस है बड़ा है और S2P जो डिस्टेंस है छोटा है। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। मान लो ये डिस्टेंस आपका क्या है, x1 है, मान लो कितना है 5 मीटर, और ये x2 डिस्टेंस कितना है आपका 7 मीटर। ठीक है, कितना है 7 मीटर। ओके, तो आपको पता है ये पाथ 5 मीटर है और ये पाथ पूरा पूरा 7 मीटर है। अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये पूरा का पूरा x2 था, S2P कितना है 7 है, S1P कितना है 5, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है S2 से P तक, ये पूरा का पूरा क्या है डिस्टेंस है। तो अगर मैं कहूं यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इतना यहां पे डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया बच्चों, यहां पे डिफरेंस आ गया 2 मीटर का। ये क्या है, अब ये हम देखते हैं। हमने क्या किया, x2 माइनस x1 किया, दैट इज हमने क्या लिया पाथ का ये x का डिफरेंस, दैट इज अ पाथ डिफरेंस। सो बच्चों मुझे बताना बस इतना ही था कि ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, तो यहां पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है हमारा पाथ का डिफरेंस। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन गया है, यहाँ पे 90 है और ये हाइपोटेनस है। सो ऑब्वियसली आप पाइथागोरस या फिर ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका S1 था और ये आपका S2 था और इसका नाम कुछ भी आप ले सकते हैं। सो ये छोटी सी चीज़ थी, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और बाकी की चीज़ें भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं इसको ऐसे ही रखने देता हूँ, बाद में मैं आपको एक बार वापस से इसको रिवाइज कर दूंगा कि यहाँ पे छोटी छोटी बातें क्या थी। सो चलिए स्टार्ट करेंगे इस डेरिवेशन को। तो हमने थ्योरी की चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली है, थ्योरेटिकल चीज़ें हमने वेयर से उठा लिया और अपने मन से काफ़ी सारा एक्सप्रेशन कर दिया। सो YDSC का डेरिवेशन क्या काम आएगा, लैम्डा निकालने के लिए। सो लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज अ YDSC एक्सपेरिमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ। ठीक है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सो क्या किया हमने, दो ट्राइंगल लिया। नंबर 1 ट्राइंगल S1, ये S1 डैश, ये S2 और ये S2 डैश। ठीक है, तो हमने क्या ट्राइंगल लेना है, ये 90 है बच्चों। ठीक है, ये क्या है 90 है। ओके, और छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ इसके पहले, डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले और छोटी छोटी चीज़ें बताना जरूरी है बच्चों। जो ये पॉइंट P होता है इसके काफ़ी क्लोज होता है, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। रियलिटी में सपोज ये S1 डैश है तो ये जो एंगल होता है ना बच्चों बहुत छोटा होता है। ये तो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा शो किया है, ये पॉइंट P यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, ये एंगल बहुत ही छोटा होता है। सो मैं लिख देता हूँ पहले, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, यानी जो ये S1 है, ये S1P है, कुल मिला के ये पैरेलली है, मतलब ये इसके बराबरी है। क्या बता रहा हूँ आप समझ रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ थीटा इज वेरी स्मॉल, जिसके कारण S1P इज नियरली इक्वल टू S1S डैश। ठीक है, ओके, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, फिर से S1P नियरली इक्वल टू S2P, ये थीटा तो बहुत छोटा है ना, ये भी क्या हुआ मेरा थीटा हुआ, ऑलमोस्ट ये पैरेलल लाइन ही बन जाएगी। ठीक है, सो थीटा ये तो थीटा ये भी छोटा एंगल है। सो S1P किसके बराबर होगा, S2P के, जो कि कितना हो जाएगा आपका D के बराबर। ये कंप्लीट S1 से S1 डैश कितना है, D है, ये कैपिटल D है, ये भी तो कैपिटल D है। ठीक है, ओके। सो अगर हम और छोटी सी बात अगर यहाँ पे कवर करें, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एक और एंगल खींचता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा, ये 90, ये थीटा, ये कैपिटल D। मैं लिखता हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक O पॉइंट और ये O डैश, ये मैंने क्या बोला थीटा। थीटा बहुत ही छोटा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसके कारण मैंने यहाँ पे भी थीटा लिख दिया, यहाँ पे भी थीटा लिख दिया, ये छोटी सी बात थी। ठीक है, ओके, पॉइंट P और ये क्या है Y। अब ये डेरिवेशन के फॉर्मेट में है, मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ये एक ट्रायंगल ले लिया आपने और एक ट्रायंगल ये, कौन सा, ये वाला S2
और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका थीटा है। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है परपेंडिकुलर, बट आप समझ सकते हो इसको। ये मेरा था पाथ डिफरेंस और ये था डी। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे मैं एक यूज करता हूँ tan थीटा। आप साइड में इसको हेडिंग के साइड में कहीं पे भी ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लिख लेंगे। मैथमेटिकल टर्म है, अगर आप एंट्रेंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से बड़ी चीज़ को छोटा करना और जल्दी से जल्दी फॉर्मूले रिवाइज करना। सो tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, ये मेरा कैपिटल डी है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, हाँ यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकल जाएगा यहाँ पे। अब थीटा का अपोजिट पाथ डिफरेंस है, तो अपोजिट के लिए क्या यूज करेंगे, साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हमें बच्चों मिल गया पाथ डिफरेंस, जो कि क्या होता है, डी साइन थीटा। और जो थीटा है ये एंगुलर विड्थ है फ्रिंज की। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, एक फॉर्मूला ये बन गया। तो समय आने पर मैं ये दोनों फॉर्मूले यूज करने वाला हूं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए मैं थीटा की कहानी ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। सो थीटा इक्वल टू y अपॉन डी, ये है एंगुलर फ्रिंज। ये इंपॉर्टेंट था, मुझे यही आपको बताना था। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और टेक्स्ट बुक की चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम में आती हैं, सो हम उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का डेरिवेशन बाय डी एस। सो कंसिडर टू ट्रायंगल। पहला क्या है, S1 डैश P और दूसरा ट्रायंगल S2 डैश P। अब इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है हम पाइथागोरस यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो पाइथागोरस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे पहला ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाए तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, S1P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, S1P स्क्वायर इक्वल टू S1। हम इसको S1 की जगह पे डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे D है। ये क्या है, D है बच्चों, और ये भी क्या है, D है। सो स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, D स्क्वायर प्लस, अब मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए है ना, इतना डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इतना डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, D/2। तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये टर्म यहाँ पे ड्रॉ नहीं की गई है, बट आपको पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये क्या हो जाएगा, D/2। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से D/2 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस D/2। ओके, डन। सो डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा S1P स्क्वायर। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे S2P स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे इतना बड़ा डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये पूरा का पूरा y तो रहेगा और साथ में D/2 एडिशनल जुड़ेगा। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। सो ये दो हमें मिल गया। अब S1P स्क्वायर और सॉल्व हो सकता है, पाइथागोरस में ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। डन, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, S2P स्क्वायर। अब ये 1 और 2 पॉइंट एक के बाद एक लिखेंगे, मैं इनको पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये लिख लेंगे, बाद में ये लिख लेंगे आप, तो मैं इसको लिख लिया, अब इसको लिख रहा हूँ। सो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y D/2। सो 2 से 2 कैंसिल। सो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। एक स्टेप हमने ज़्यादा लिखी है, अगर आपको आती है तो आप ये स्टेप स्किप करेंगे और डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। सो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डी। ओके,
यहाँ पे क्या आएगा, s2p स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ओके, यहाँ पे एक टर्म छूट गई है, मैं उसको ऐड करने जा रहा हूँ। ओके, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई डी, ये छूट गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पाथ डिफरेंस क्या आएगा, ये सपोज मैंने ले लिया s1p, अब मैंने इसको x1 लिया था, इसको x2 लिया था, जरूरी नहीं है, ये आप टर्म ले सकते हैं। सो मैंने क्या लिखना है, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों, s2p माइनस s1p, ये है इस डायग्राम के हिसाब से पाथ डिफरेंस। सो मुझे बड़े में से छोटा माइनस करना है, 2 माइनस 1। अगर मैं 2 माइनस 1 करता हूँ तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इससे माइनस करूंगा तो इसमें से जो टर्म है, ये वाली टर्म जो टर्म कैंसिल होगी वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो ये टर्म गई, ये टर्म भी गई। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, वाई डी, और ये वाई डी आ जाएगा आपका 2yd, ठीक है, समझ गया ना आपको। तो ये टर्म को मैंने क्या किया, ये पूरी टर्म मैंने वैल्यू पुट किया, ये टर्म से मैंने ये टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। सो माइनस और माइनस क्या हुआ होगा, प्लस, तो yd प्लस yd दैट इज 2yd, ये था सिंपल तरीका। तो s2p एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, छोटी सी टर्म है, हमें पता है ना ये चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। ओके, आता है, हमको पता है। चलिए स्टार्ट करना चाहिए। s2p प्लस s1p क्या बन गया बच्चों, 2yd। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को ध्यान में देखिएगा, ये क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस। अब s2p और s1p के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। क्या बताऊंगा मैं, यही जो पहले बताया था, हियर बट s2p नियरली इक्वल टू s1p नियरली इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। ये s2p और s1p किसके बराबर है, D के बराबर है। सिंस, क्यों ऐसा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, s2p माइनस, अब आपको ये पता होना चाहिए, s2p आप लिख सकते हो बट करके, s2p माइनस s1p क्या होता है, पाथ डिफरेंस, और ये क्या हो जाएगा, d प्लस डी क्या हो जाएगा, 2d, और ये क्या आ जाएगा, 2yd। सो पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो हमारा पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, हाँ ये मिटा देता हूँ मैं, अब करते हैं। सो yd अपॉन कैपिटल D। सो ये मेरा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपने देखा होगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से कि पाथ डिफरेंस के हमारे फॉर्मूले बन चुके हैं। सो ये फॉर्मूले के लिस्ट में आ जाएंगे। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा x का एक फॉर्मूला हमारा है yd अपॉन कैपिटल D, और एक और फॉर्मूला हमने बनाया है पाथ डिफरेंस का d साइन थीटा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखो, मैं फॉर्मूले की लिस्ट दूंगा, वहाँ पे भी इंक्लूड करूंगा, तो फिलहाल के लिए आप ये नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, पाथ डिफरेंस हमने ले लिया है, हम एक बार कंस्ट्रक्टिव देखेंगे और एक बार डिस्ट्रक्टिव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे YDSC का डेरिवेशन। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, लाइन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, फिलहाल पढ़ते हैं। सो नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव में पाथ, अच्छा ये मैं लिख देता हूँ, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वाई डी अपॉन कैपिटल डी। सबके नाम आपको पता है ना, यहाँ पे डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, वाई बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डी बी द स्लिट डिस्टेंस, स्लिट विड्थ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, एंड कैपिटल डी बी द, बड़ा है तो स्क्रीन है, छोटा है तो स्लिट है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बड़ा है तो स्क्रीन है, छोटा है तो स्लिट है। तो ये है स्क्रीन, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ मैं, और ये है स्लिट। न्यूमेरिकल में स्लिट नाम रहेगा, वैल्यू दी रहेगी स्मॉल डी, न्यूमेरिकल में स्क्रीन नाम रहेगा, वैल्यू दी रहेगी कैपिटल डी। ओके, सो पाथ डिफरेंस हमें पता है फॉर सी आई। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स वाई डी अपॉन कैपिटल डी, और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स वाई डी अपॉन कैपिटल डी। ओके, तो अगर हम बात करें
कंस्ट्रक्टिव की तो क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये होता है बच्चों हमारा पाथ रेफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा y आ जाएगा। तो y हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, y ये आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। और ये कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, ब्राइट है या तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लाइट। डिस्ट्रक्टिव, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव, डी फॉर डार्क, डिफरेंट, क्रेस्ट ट्रफ या तो ट्रफ क्रेस्ट। आपने अगर डेरिवेशन डेफिनेशन सब पढ़ ली तो आपका काम आसान हो गया, आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले काफ़ी काम आने वाले हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। तो ये बन गया हमारा ऐसा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा फ्रिंज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको n के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि n के टर्म में ही तो फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये ठीक है, ये क्या है, पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो ये ब्राइट का है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये ब्राइट का है। अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, अभी ये मैं एरो लगा के रखता हूं, आप बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया है। ठीक है, ओके। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं हुआ है यहाँ पे, तो आ जाएगा ऑड लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, बट 2 ज़्यादा का रहता है, डार्क में डबल ज़्यादा का रहता है। ठीक है, डार्क में डबल ज़्यादा का रहता है। ओके, सो nth के टर्म में अब ये फॉर्मूला तो बन गया है, बट आपके स्टेट बोर्ड की बुक में ऐसा भी तो दिया है, तो n के टर्म में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब चलता है। ठीक है, ये ऐसा। अब ग्रीन का यूज़ बताता हूँ मैं आपको। ग्रीन एक्चुअली इसलिए किया था मैंने कि ये ब्राइट है, कुछ आपको समझ गया होगा। ठीक, तो ये डार्क है, आई होप कि आप कुछ समझ रहे होंगे, कुछ क्लिक हो रहा होगा आपको। क्या क्लिक हो रहा होगा, ये इवन है, और ये क्या है बच्चों, ये ऑड है। डन, बाकी फॉर्मूला तो समझ ही गया होगा आपको कैसे याद करना है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। तो ये था आपका पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों फ्रिंज विड्थ क्या होती है। ठीक है, सो फ्रिंज विड्थ के लिए मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं। ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम। ओके, ये मिटा देता हूं मैं इनको। सो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सक्सेसिव डार्क या तो 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से एक बार, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव सेंटर ऑफ, बट ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, फ्रिंज विड्थ, ये यहां डेफिनेशन, फ्रिंज विड्थ, distance between center of 2 bright band is called dark fringe width। ठीक है, यानी कौन सी फ्रिंज विड्थ है मेरी, डार्क की फ्रिंज विड्थ है। डन। और अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 डार्क बैंड, तो डार्क फ्रिंज इज अ विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। सिंपल डेफिनेशन सी, आप इसको ध्यान में अच्छे से रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, आप अपने कॉपी में वापस लिख लेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 ब्राइट या तो डार्क फ्रिंज, बैंड बोलो या तो फ्रिंज बोलो। डन।
सो आपको समझ गया होगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ब्राइट फ्रिंज इज द विड्थ ऑफ डार्क and the distance between two dark fringe is the width of bright fringe. ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन को आखिरी तक पहुंचाएंगे. तो हमारा लास्ट डेरिवेशन है. अभी ये आप नोट कर लिया होगा अपने कॉपी में, जितने भी फॉर्मूले बने सभी को बॉक्स कर देंगे. तो हमारा डेरिवेशन है हमारा फ्रिंज विड्थ का. सो फ्रिंज विड्थ, अगला डेरिवेशन हमारा फ्रिंज विड्थ. तो बच्चों फ्रिंज विड्थ का सिंबल हमने लेना है W, और फ्रिंज विड्थ का कभी कभी सिंबल अलग बुक में बीटा भी रहता है. सो आप ध्यान में रखेंगे, इंट्रेंस के स्टूडेंट हो तो ये बीटा भी सिंबल रहता है. ठीक है, सो क्या होगा फ्रिंज विड्थ का सिंबल. अब ये आपके स्टेट के बुक में डेल्टा वाई भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज है ना, ये तो डिफरेंस है. तो डिफरेंस इस तरीके से लिख सकते हैं. सो हमने आगे बढ़ना है. सो क्या होगा फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस. पहला वाला सपोज 1 है तो दूसरा वाला क्या है 2, तीसरा वाला क्या है 3. यानी अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 ऐसा पुट कर रहा हूँ तो ये क्या है मेरा n है. सो अगला वाला क्या हो गया n+1. ठीक है, सो हमने क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है. सो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा डेरिवेशन क्या आएगा बच्चों, ये ऐसा कुछ आएगा. ये ब्राइट का भी सेम होता है, डार्क का भी सेम होता है. सो मैं कोशिश करता हूँ दोनों को बताने की. तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. तो डेल्टा, पहले मैं वाई एन बता देता हूँ क्या होता है. इसका वाई एन होता है, ये मिटा दूँ, ओके. इसका वाई एन क्या होता है, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D. तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल. ये तो पूरा मिट ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ. तो CI फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डेल्टा वाई. नेक्स्ट वाली से हम पहले वाले को माइनस करते हैं. ठीक है, तो CI पढ़ेंगे और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, DI पढ़ेंगे. तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y इक्वल टू क्या होता है, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D. E1 बोला तो 2 लगा देता हूँ, और आपको पता है यहाँ पे 2 से 2 क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है. सो ये 2 से 2 कैंसिल, ज़्यादा का मिट गया. ओके, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ दैट इज अ 2n-1 इनटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D. ओके, सो हमने क्या लेना है, सो हियर पहला लेना है yn और दूसरा लेना है yn+1. ठीक है, सो इसको मिटा दिया जाए. ओके, सो n+1 इसकी जगह पे क्या आएगा, इनकी जगह पे n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. और यहाँ पे क्या आ जाएगा n+1, तो हमने क्या किया 2 n+1 हो गया ये, -1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D. ओके, सो इन सबको सॉल्व कर लिया जाए फटाफट. सो ये आपका डेल्टा वाई या तो विड्थ क्या आ जाएगा, yn+1. नेक्स्ट वाली को पहले वाले से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे चीज़ें कुछ कॉमन है और कॉमन चीज़ों को हमने ऐसा लिख लिया. सो क्या बचेगा बच्चों, n+1 माइनस n कैंसिल हो गया, क्या आ गया विड्थ कितना आ गया, इतना आ गया विड्थ. अब इसका भी देख लेते हैं विड्थ कितना आता है. सो इसमें भी लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D कॉमन है. सो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2n+2 - 1, ये मैंने सॉल्व कर लिया. और यहाँ पे क्या बचेगा, 2n - 1, ये बच गया यहाँ पे ये. ठीक है, ओके. सो आगे बढ़ेंगे. ये यहाँ पे ये आपने देखा, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है. सो ब्रैकेट से 2 मल्टीप्लाई 2n + 1 - 1 बच गया. सो क्या बचेगा, 2n कैंसिल. ठीक है, और क्या कैंसिल, ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, +1 - 1 कैंसिल, और क्या बच गया 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D. ठीक है ना, ये ब्रैकेट से ये क्या था, माइनस का साइन था, तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, सो W इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D. अब मेरा बताने का मतलब ये था बच्चों, ये सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, इसको मिटा दिया जाए, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है. मेरा बताने का मतलब ये था कि जो ब्राइट फ्रिंज होती है वही किसके बराबर होती है, डार्क. सो विड्थ ऑफ ब्राइट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क, दैट इज विड्थ ऑफ फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. ये था आज का कंसेप्ट. और यहाँ से एक MCQs निकल के आता है. क्या MCQs निकल के आता है, देयरफॉर, इसके बाद का टर्म देयरफॉर क्या लिखेंगे, फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड.
फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।